तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है और ऑफिशियल मॉडल में जितने सारे भी क्वेश्चन थे, चाहे वह सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो, सारे क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। और अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन से क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे तो हमारे एग्जाम के लिए ज़्यादा फायदा होगा। और अब आपके पास सिर्फ 40 से 45 दिन का समय रह गया है। ऐसे में 40 से 45 दिन में आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, आप लोग अच्छे तरीके से डिसाइड कर चुके होंगे। लेकिन अब हम आपको जिस प्रकार से पहले 6:30 बजे मॉडल सेट के प्रैक्टिस वाला क्लास चलाते थे, तो सेम उसी प्रकार से आज से हम लोग फिर से निरंतर एक बार मॉडल सेट का प्रैक्टिस वाला क्लास चलाएंगे, जिसमें कुल 50 क्वेश्चन का सीरीज हम करवाएंगे और 50 क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे लाइव चैट या फिर कमेंट में बताते चलना है। और साथ साथ आपको जितने सारे भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन का आंसर हम भी बहुत ही सरल भाषा में और बारीकी से आपको बताते चलेंगे। तो चलिए आज हम लोग विज्ञान के मॉडल पेपर को देखेंगे और विज्ञान के मॉडल पेपर में जितने सारे भी क्वेश्चन आज हम आपको कराएंगे, सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित हैं? ठीक है, वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर, देखिए इन्हीं के नाम पर एम्पियर नाम पड़ा। एम्पियर का नाम आप लोग फिजिक्स में जरूर सुने होंगे। तो वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश के रहने वाले थे? बताइए पहला का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, वह फ्रांस के रहने वाले थे। पहला का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पवनों का देश कहा जाता है? कौन से देश को पवनों का देश कहा जाता है? बताइए, भारत की, फिनलैंड की, डेनमार्क की, अमेरिका? दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। दूसरा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, क्या होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं? परिमाण होता है कि दिशा होता है कि परिमाण और दिशा दोनों होता है? बताइए तीसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, इसलिए इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ए और बी दोनों होते हैं। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? निकेल एवं क्रोमियम होता है कि नाइट्रोजन एवं कार्बन होता है कि निकेल एवं कार्बन होता है कि नाइलोन एवं क्रोमियम होता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि नाइक्रोम में निकेल और क्रोमियम होता है। चौथा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नाइक्रोम में क्या क्या होता है? तो निकेल और क्रोमियम होता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। पांचवा का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि जूल पर कूलम किसके बराबर होता है? ठीक है, जूल पर कूलम किसके बराबर होता है? तो ध्यान रखिएगा, जूल पर कूलम 1 वोल्ट के बराबर होता है। छठा का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। जूल पर कूलम किसके बराबर होता है? वोल्ट के बराबर। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे जितने सारे भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो, सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन है कि विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? आप लोग देख रहे होंगे कि जितने सारे भी क्वेश्चन हम आपको इस मॉडल प्रैक्टिस सेट में करवा रहे हैं, सारे क्वेश्चन बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन VVI क्वेश्चन, इसलिए आप लोग एक क्वेश्चन को भी मिस मत करिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लीजिएगा। कह रहा है कि विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? बताइए सातवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। सातवां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ठीक है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। देखिए विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, लेकिन विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर, बस विभवांतर के SI मात्रक में मीटर लगा देना है, वहीं विभवांतर मापने वाला यंत्र हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग विभवांतर का SI मात्रक और विभवांतर मापने वाला यंत्र दोनों को एक साथ जोड़ करके भी याद रख सकते हैं। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है कि शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? ठीक है, शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। जैसे आप लोग बल्ब खरीदने जाते होंगे तो बोलते होंगे कि हमको 100 वाट का बल्ब चाहिए, 200 वाट का बल्ब चाहिए, तो एक्चुअली में आप दुकानदार को बल्ब की शक्ति बताते हैं कि हमको बल्ब में 200 वाट की शक्ति चाहिए, तो उसी को यहाँ पर बोला जाता है कि शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? वास्तविक होता है कि काल्पनिक
काल्पनिक होता है? तो आप लोग जानते होंगे, हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। 10 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, आप लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर नीचे लाइव चैट या कमेंट में बताते चलिएगा और कोशिश करना है, हम इस मॉडल सेट में करीब 48 क्वेश्चन आपको कराएंगे। कुल 48 क्वेश्चन इसमें दिया गया है और कोशिश करना है कि 48 में 48 सही हो, 100% एकदम। इसमें एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए, आपको 100% सही होना चाहिए। अगर एक क्वेश्चन भी गलत होता है तो समझ जाइए कि आपकी तैयारी अभी अधूरा है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, किसी भी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब कौन से दर्पण में बनता है? अवतल दर्पण में कि उत्तल दर्पण में कि समतल दर्पण में कि सब प्रकार के दर्पण में? 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण से किसी भी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। 11 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बनता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। हजामत बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कौन से दर्पण का? हजामत बनाने के लिए तो हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हो सकता है कि आपसे लघुतरीय प्रश्न में पूछ दिया जाए कि हजामत बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का ही प्रयोग क्यों करते हैं। ठीक है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको आंसर बताना है इसका कि क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा बनता है, इसलिए हजामत बनाने के लिए जो नाई होता है वह अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। बहुत ही सिंपल है। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? यानी कि निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस के द्वारा किया जाता है? बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो हम आपको बताए हैं कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और यदि दूर दृष्टि दोष रहता है तो उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन, धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? धारा मापने यानी कि विद्युत धारा मापने के यंत्र को क्या बोला जाता है? तो आप सभी लोगों के घरों में लगा होता है, जिसको आप लोग बोलचाल की भाषा में मीटर कहते हैं, लेकिन उसका असली नाम अमीटर होता है। 14 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, धारा मापने के यंत्र को अमीटर कहते हैं। इसी से धारा मापा जाता है कि आपका बिजली का खपत कितना हुआ, 1 यूनिट हुआ कि 2 यूनिट हुआ कि 10 यूनिट हुआ, इसी से मापा जाता है। नाम क्या है? अमीटर, ध्यान रखिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो ध्यान रखिएगा, डायनेमो से दिष्ट धारा भी प्रवाहित होती है और प्रत्यावर्ती धारा भी। 15 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोनों धाराएं प्रवाहित होती है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों डायनेमो से, ध्यान रखिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि आवेश का मात्रक क्या होता है? ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है बताइए? तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। 16 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय ऊर्जा की, सौर ऊर्जा की, कोयले से प्राप्त ऊर्जा की, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा? बताइए 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। 17 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? खास आमतौर पर आप लोग सुने होंगे कि धातु चमकीला होता है, तो क्या हो जाएगा? 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, आयोडीन। यानी कि जो आयोडीन होता है वह अधातु है, लेकिन इसके बाद भी वह चमकीला है। 18 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। बताइए कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 19 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। 19 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, Pb प्लस CuCl2, ठीक है, Pb प्लस CuCl2 से बन रहा है PbCl2 प्लस में Cu। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है कि वियोजन अभिक्रिया है कि द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया है कि इनमें से कोई नहीं? बताइए 20 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देख लीजिए, यह विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर CuCl2 यहाँ पर साथ में है, लेकिन जब इस तरफ आया है तो यहाँ पर क्या हुआ कि Cu को अलग कर दिया, यानी कि Cu का विस्थापन हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह जो अभिक्रिया है वह विस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि 20 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों विस्थापन अभिक्रिया है? क्योंकि यहाँ पर Cu विस्थापित हो गया है। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन, लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है कि लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको गैल्वेनीकरण कहते हैं। कि इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। 21 का बी नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। चलिए 22वां नंबर
क्वेश्चन है, जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। बहुत बार यह क्वेश्चन हम आपको रिवाइज करा चुके हैं कि जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जब होगा तो कौन सा गैस बनेगा, तो हाइड्रोजन गैस बनेगा। 22 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। निम्न में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, Cu की Hg की Ag की Au, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जो Cu यानी कि जो कॉपर है वो वह सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, 23 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अधातु है। निम्न में यानी कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन अधातु है। ठीक है, 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ध्यान रखिएगा 24 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो कार्बन है वह अधातु है, लेकिन इसके अलावा जो लोहा का संकेत क्या होता है, Fe होता है, एल्युमिनियम Al होता है, सोना Au होता है, चांदी Ag होता है। इसी प्रकार से कार्बन का संकेत C होता है जो कि अधातु है। 24 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना है, बताइए कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना है, 12 है कि 13 है कि 19 है कि 20 है। 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ध्यान रखिएगा कि कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है। 25 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है और संकेत क्या होता है कैल्शियम का, तो Ca होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, सिलिका क्या है, बताइए सिलिका क्या है, धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि इनमें से कोई नहीं। तो सिलिका न तो धातु है, न ही अधातु है, न उपधातु है। इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 26 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन अणु में 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। 27 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो ध्यान रखिएगा 3। चलिए अब 28वां नंबर क्वेश्चन, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। ठीक है, 28 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। अब अगला नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है, बताइए 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ध्यान रखिएगा Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है Na2CO3। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि CHO क्रियाशील मूलक को एल्डिहाइड बोला जाता है। 30 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। CHO क्रियाशील मूलक को एल्डिहाइड बोलते हैं। सबसे कठोरतम तत्व कौन है, बताइए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे कठोरतम तत्व कौन है। पत्थर है कि हीरा है कि कार्बन है कि ऑक्सीजन है, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हीरा सबसे अधिक कठोर होता है, इसलिए 31 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे कठोरतम तत्व हीरा है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि अक्रिय तत्व कौन है, बताइए अक्रिय तत्व कौन है। 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ध्यान रखिएगा जो हीलियम होता है वह अक्रिय तत्व होता है। हीलियम का संकेत Hi होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। हीलियम का संकेत Hi और अक्रिय तत्व भी हीलियम ही होता है। अब चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, बताइए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। परमाणु आयतन पर है कि परमाणु घनत्व पर है कि परमाणु द्रव्यमान पर है कि परमाणु संख्या पर है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्व हैं उनके वर्गीकरण का आधार परमाणु संख्या है, यानी कि परमाणु संख्या के आधार पर उन सभी को सजाया गया है। 33 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है, तो अभी हम आपको ऊपर में बताए थे कि हीलियम अक्रिय तत्व है। 34 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम अक्रिय तत्व है। देखिए ऊपर में ही अभी आपको हम बताए थे कि 32 नंबर क्वेश्चन में कि अक्रिय तत्व कौन है, तो आपको हम हीलियम बताए थे, और उसी चीज को यहाँ पर उलट के पूछा जा रहा है कि हीलियम कैसा तत्व है, तो अक्रिय तत्व है। कंफ्यूज नहीं होना है। 35 नंबर क्वेश्चन, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है। जब निषेचन क्रिया होता है तो उसके बाद युग्मनज में क्या बनता है। 35 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ध्यान रखिएगा निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में भ्रूण का निर्माण होता है। 35 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में भ्रूण बनता है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवशेषी अंग का उदाहरण कौन है। अवशेषी अंग का उदाहरण कौन है, बताइए 36 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए यहाँ पर कर्ण पल्लव की जो पेशियां हैं, पुच्छ कशेरुकाएं हैं, निषेचक पटल है, यानी कि इसमें से सभी जो हैं वह अवशेषी अंग का उदाहरण है। ए भी, बी भी और सी भी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है।
एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण क्या होता है? प्रथम पोषीय स्तर का, कि द्वितीय पोषीय स्तर का, कि तृतीय पोषीय स्तर का, कि चतुर्थी पोषीय स्तर का? बताइए 37 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा 37 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से द्वितीय पोषीय स्तर का निर्माण होता है। 37 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में, कि वर्णी लवक में, कि लाल रक्त कण में, कि श्वेत रक्त कण में? 38 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। 38 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा क्लोरोफिल में। अब चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? मनुष्य में जो प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? तो आपको हम बता चुके हैं कि जो वृक्क होता है वह मनुष्य में उत्सर्जी अंग होता है। 39 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। मनुष्य में उत्सर्जी अंग वृक्क होता है। चलिए अब 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मनुष्यों में, कि घोड़ों में, कि स्त्री में, कि कॉकरोच में? बताइए 40 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। 40 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको हम बायोलॉजी के पहले चैप्टर वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको बताए हैं कि खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो आप लोग को पता होगा कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग उत्पन्न होता है, जिसको चिनिया रोग भी बोलते हैं, ठीक है। 41 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग उत्पन्न होता है। अब 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? जो हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंतु होता है, उसकी उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है? 42 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा इंडोडर्म के द्वारा होता है। जो हमारे शरीर में तंत्रिका तंतु होता है उसकी उत्पत्ति इंडोडर्म ऊतक के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। देखिए ऊपर में आपको हम बताए हैं, यहाँ पर मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है, यह वाला क्वेश्चन। देखिए इसी क्वेश्चन को यहाँ पर घुमा करके पूछा जा रहा है। इसमें हम आपको बताए थे कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क होता है, और उसी क्वेश्चन को यहाँ पर घुमा करके पूछ रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे बताना है उत्सर्जन से संबंधित है। वृक्क जैसे ही आप लोग देखिए आपके मन में आना चाहिए कि यह उत्सर्जन से संबंधित होता है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखेंगे कि दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो दही के जमने में किण्वन की क्रिया होती है। 44 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, मानव मादा में निषेचन होता है। मानव मादा में निषेचन होता है गर्भाशय में, कि योनि में, कि अंडाशय में, कि फैलोपियन नलिका में? बताइए 45 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा मानव मादा में निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। 45 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है हाइड्रा में, कि शैवाल में, कि मटर में, कि प्लाज्मोडियम में? 46 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हाइड्रा में होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ठीक है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा अमीबा में होता है, कि प्लाज्मोडियम में होता है, कि लेशमानिया में होता है, किस्ट में होता है? तो ध्यान रखिएगा अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। 47 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 48 और सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पराग कोष में होते हैं, ठीक है। पराग कोष में क्या होता है? वाह्य दल होता है, कि अंडप होता है, कि अंडाशय होता है, कि परागकण होता है? बताइए 48 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जाहिर सी बात है, आपको हम बहुत बार बता चुके हैं कि पराग कोष परागकण में होता है। 48 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। परागकोश परागकण में होता है। तो चलिए आज के इस साइंस के मॉडल पेपर सेट में आपको 48 क्वेश्चन देखना था, जिसमें हम आशा करते हैं कि आपको 48 में 48 बिल्कुल ही सही हुआ होगा। और जो भी क्वेश्चन हम आपको बताए 48 क्वेश्चन में 48 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को हम अलग अलग छांट करके आपके लिए बनाए थे, ताकि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा सहूलियत हो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल ही अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। तो चलिए इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, तो आप लोग नीचे कमेंट में हमसे ज़रूर पूछिएगा। और आपको यह वीडियो कैसा लगा यह भी बात आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक इसे शेयर करिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहे जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।